ये कहानी है मार्क वॉल्वीन की, जो बचपन से ही अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की कॉनी निकोलसन से एक तरफा प्यार करता है। बचपन में एक बार उसने कॉनी के लिए एक पोएम लिखकर उसे अपने दिल की बात भी बताई थी, लेकिन उस वक्त कॉनी उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी। इस बात पर टॉमी नाम के एक दूसरे लड़के ने मार्क की खूब पिटाई की थी, क्योंकि वो भी कॉनी को पसंद करता था। अब 18 साल बाद मार्क को उसी लड़के टॉमी के फ्यूनरल में दिखाया जाता है जिसने बचपन में उसकी पिटाई की थी। टॉमी मरने से पहले कॉनी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसकी मौत से वो बिल्कुल भी दुखी नजर नहीं आ रही थी। अपने बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल में वो सेल्फी लेने में लगी हुई थी। टॉमी के फ्यूनरल में मार्क के 2 और स्कूलमेट आए हुए थे। एक थी कॉनी की बेस्ट फ्रेंड केंड्रा, जो अपने मंगेतर के साथ यहाँ आई थी, और दूसरा जॉनी, जो एक लीगल एडवाइजर था और कॉनी का दोस्त था। ये दोनों मार्क के भी स्कूलमेट थे, इसलिए वो भी उन्हें जानता था। जॉनी यहाँ एक एस्कॉर्ट को साथ लेकर आया था और मार्क से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। लेकिन मार्क का दोस्त टिम, जो फ्री के खाने के लिए उसके साथ फ्यूनरल में आया था, वो जॉनी की सारी पोल खोल देता है। अब मार्क टॉमी की मौत पर अपना दुख जाहिर करने के लिए कॉनी के पास जाता है, लेकिन वो उसे पहचानती तक नहीं। जब मार्क उसे याद दिलाता है कि वो 8 साल तक एक साथ पढ़े हैं, तो कॉनी को सब याद आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है और सबके सामने कहने लगती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब सब लोग मार्क को ही घूरने लगते हैं, तो वो कॉनी को अपना कार्ड पकड़ाकर जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जॉनी उस कार्ड को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मार्क ने कोई ऐसा ऐप बनाया था जिसे एक बड़ी कंपनी $20 मिलियन में खरीदने वाली थी। इसका मतलब मार्क कुछ ही दिनों में मिलियनर बनने वाला था। जॉनी को ये सब इसलिए पता था क्योंकि वो उसी कंपनी में एक लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करता था। जॉनी की ये बात सुनकर कॉनी, जो थोड़ी देर पहले मार्क को पहचानने से भी इनकार कर रही थी, वो अब उसमें इंटरेस्टेड दिखाई देने लगती है। इधर मार्क को टिम के साथ दिखाया जाता है। फ्यूनरल के बाद से टिम को लग रहा था कि कॉनी एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन मार्क पिछले 20 सालों से उससे प्यार करता है। उसे बस इतना पता है कि वो कॉनी के साथ हमेशा खुश रहेगा, चाहे वो वैसी ही हो जैसी टिम कह रहा था। अब जॉनी मार्क के पैसे हड़पने के लिए कॉनी को अपना प्लान बताता है। प्लान के मुताबिक कॉनी मार्क से शादी करके कुछ ही दिनों में डाइवोर्स यानी तलाक की अर्जी लगा देगी, जिससे डाइवोर्स सेटलमेंट में मार्क की आधी दौलत कॉनी को मिल जाएगी। कॉनी को यह प्लान पसंद आता है और अब दोनों मार्क को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने अपने काम में लग जाते हैं। जॉनी मार्क का पीछा करके ये पता लगा लेता है कि जो कंपनी मार्क के बनाए हुए ऐप को खरीदना चाहती थी, उसके साथ मार्क की डील फाइनल हो गई थी और 2 से 3 महीने में $20 मिलियन उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बारी थी कॉनी की। वो मार्क को फोन करती है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। शाम को जब वो कॉनी से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है, वो बताती है कि वो भी उसे बहुत पहले से पसंद करती है। इसके बाद कॉनी जब उसे किस करने के लिए कहती है, तो वो बहुत नर्वस हो जाता है। मार्क ने इतनी जल्दी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। वो हड़बड़ाहट में वाइन का गिलास उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे रेस्टोरेंट में सब लोग बस उन्हें ही देखने लगते हैं। कॉनी को उसकी इस बेवकूफ़ी पर बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन $20 मिलियन की बड़ी रकम की खातिर वो अपने गुस्से को पी जाती है और अब वो खुद ही मार्क को किस कर लेती है। उस रात कॉनी से मिलने के बाद मार्क बहुत खुश दिखाई देता है। आज वो अपने उस लेटर को भी निकाल कर पढ़ता है जिस पर उसने बचपन में कॉनी के लिए पोएम लिखी थी। इसके बाद वो दोनों रोज मिलने लगते हैं और कुछ ही दिन में कॉनी मार्क के फ्लैट में ही रहने आ जाती है। वो फ्लैट में से उसकी सारी डेकोरेशन हटाकर वहाँ अपनी पसंद की चीजें रख देती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन मार्क कॉनी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाता है। यहाँ वो अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है, जिसे कॉनी एकदम से उसके हाथ से लेकर खुद ही अपनी उंगली में पहन लेती है। मार्क उसे प्रपोज करने के लिए एक लंबी स्पीच लिख कर लाया था, लेकिन कॉनी को यह सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मार्क की फीलिंग्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो उसे बिना सुने इस शादी के लिए हाँ कर देती है। मार्क को उसके असली मकसद के बारे में अंदाजा भी नहीं था। शादी के लिए उसकी हाँ सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। मार्क अब कॉनी से बात करके 1 महीने बाद की शादी की तारीख रख देता है। इसके बाद वो उससे उसकी बेस्ट फ्रेंड केंड्रा के बारे में पूछता है कि वो उसकी शादी में आएगी या नहीं। कॉनी पहले तो इस बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो फिर से केंड्रा के बारे में पूछता है, तो वो चिल्लाकर शादी के बारे में कोई भी बात करने से मना कर देती है। मार्क को समझ में नहीं आता कि वो केंड्रा का नाम सुनकर भड़क क्यों गई थी। अब कॉनी इस बात को टालने के लिए मार्क के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और वो फोन पर बात करती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। अब एक दिन जब कॉनी सो जाती है, तो उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मार्क को जब मैसेज की बीप सुनाई देती है, तो वो फोन स्क्रीन के नोटिफिकेशन में इस मैसेज को पढ़ लेता है। ये मैसेज जेएस के नाम से आया था, जिसमें उसने कॉनी के लिए कुछ अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। मार्क को ये बात अजीब लगती है और अब उसे कुछ शक सा हो जाता है। अब वो सोती हुई कॉनी के फिंगरप्रिंट से उसके फोन का लॉक खोलकर उसके और उस जेएस नाम के शख्स के बीच के सारे मैसेज पढ़ लेता है। मार्क ये सब देखकर हैरान रह जाता है और इस बात का यकीन नहीं कर पाता कि इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया गया था। अगले दिन वो कॉनी के सामने ये जाहिर नहीं होने देता कि उसे शादी के पीछे के उसके असली मकसद के बारे में कुछ भी पता है। वो उससे कहता है कि आज उसे कहीं से पैसों की एक बड़ी रकम मिली है, इसलिए वो बाहर चलकर सेलिब्रेट करना चाहता है।
कोनी उससे पूछती है कि कितने पैसे। मार्क कहता है 20। ये सुनकर कोनी अपने एक्साइटमेंट को नहीं दबा पाती और कहती है कि 20 मिलियन। लेकिन मार्क कहता है नहीं, 20,000। ये कहकर वो उसकी मजाक बनाने लगता है कि आखिर उसने 20 मिलियन का ही अंदाजा क्यों लगाया। कोनी के पास अब बेवकूफों की तरह हंसने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मार्क को अब ये बात समझ में आ जाती है कि कोनी उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। अब वो सच में बेवकूफ जैसी हरकतें करके उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसकी कॉफी में बहुत सारा नमक डाल देता है और सॉरी बोलने की बजाय उस पर हंसने लगता है। इसके बाद वो चुपके से उसके वॉलेट से अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स निकाल लेता है और उनके कवर्स पर स्माइली और आई लव यू लिखकर उसके पर्स में ही छोड़ देता है। इससे कोनी को ब्यूटी पार्लर के कैशियर के सामने बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मार्क अब कोनी की कई जीन्स हटाकर उनकी जगह छोटे साइज की जीन्स मंगा कर रख देता है। जब उसके साथ शॉपिंग स्टोर जाता है तो वो किसी दूसरी लेडी के लिए तो दरवाजा खोल कर रखता है, लेकिन कोनी के लिए नहीं। एक दिन कोनी सोकर उठती है तो बेडरूम की सीलिंग पर मार्क के एक बहुत ही अजीब पोस्टर को देखकर डर जाती है। अब वो देखती है कि मार्क ने बेडरूम की सारी दीवारों पर अपने और उसके बिल्कुल अजीब पोस्टर चिपका रखे थे। मार्क अब उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय रोड के किनारे खड़े एक सस्ते खाने वाले फूड ट्रक के पास ले जाता है। यहाँ वो अपना पर्स घर पर भूल जाने का नाटक करके खाने के पैसे भी कोनी से दिलवाता है। अगले दिन कोनी मार्क को साथ लेकर अपनी शादी की ड्रेस खरीदने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ वो जितनी भी महंगी महंगी ड्रेस ट्राई करती है वो उनमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर रिजेक्ट कर देता है और आखिर में उसके लिए एक ग्रीन कलर की ड्रेस चुनता है जो उसके ऊपर ठीक से फिट भी नहीं आ रही थी। इतनी देर में टिम भी वहां आ जाता है और वो भी उस ड्रेस को एकदम परफेक्ट बताता है। आखिर कोनी को वही ड्रेस खरीदनी पड़ती है। इसके बाद मार्क और टिम एक बार में जाते हैं। टिम उसे समझाता है कि वो कोनी से ये बताकर उसे छोड़ क्यों नहीं देता कि वो उसकी असलियत जान गया है, लेकिन मार्क को लगता है कि वो कोनी को खुद ही उसका असली मकसद बताने पर मजबूर कर देगा। वो बातें कर ही रहे थे कि जॉनी वहां जाता है। जब वो बारटेंडर से बातें करते हुए कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है तो मार्क समझ जाता है कि जॉनी ही वो जेएस है जो कोनी से मैसेज पर बात करता है और कोनी के साथ मिलकर उसकी दौलत हड़पना चाहता है। मार्क अब कोनी से छुपकर उसकी बेस्ट फ्रेंड केंड्रा से मिलता है, जिससे आजकल कोनी बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और उसका नाम सुनते ही भड़क जाती थी। मार्क केंड्रा से कोनी का प्लान बताता है तो उसे इस बात से कोई अचंभा नहीं होता, क्योंकि कोनी हमेशा से ही ऐसी थी। केंड्रा ने कोनी को अपने मंगेतर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, वो भी उस दिन जब कोनी के बॉयफ्रेंड टॉमी का फ्यूनरल था। उस दिन से केंड्रा ने कोनी और अपने मंगेतर दोनों से ही अपना हर रिश्ता तोड़ लिया था। मार्क केंड्रा और टिम को आज रात अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसमें उन दोनों को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। वो कोनी को इस बारे में कुछ नहीं बताता और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाता है। वो केंड्रा को यहाँ देखकर कुछ अपसेट सी हो जाती है, लेकिन मार्क यही तो चाहता था। कोनी हमेशा अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझती थी, लेकिन आज रात यहाँ उनमें से कोई भी उसे अटेंशन नहीं देता। मार्क भी पूरे टाइम बस केंड्रा से ही बातें करके हंसता रहता है। अगले दिन कोनी जॉनी से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि वो ये प्यार का छोटा नाटक करते करते पागल हो जाएगी। जॉनी उसे समझाता है कि उसे इन सब बातों को इग्नोर करके अपना पूरा फोकस $20 मिलियन पर रखना चाहिए। इससे उसे मार्क की हर बेवकूफी को झेलने में आसानी होगी। एक दिन मार्क कोनी के शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देता है, जिससे कोनी के सर के कुछ बाल उड़ जाते हैं। इससे कोनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और मार्क के ऊपर चिल्लाने लगती है। अब मार्क उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए अपने साथ एक रोड ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक उसके बाल नहीं आ जाते तब तक वो घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। इस पर मार्क शादी को भी टालने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसी हालत में जब वो घर से बाहर तक नहीं जाना चाहती तो फिर अपनी शादी में दुल्हन बनकर सबके सामने कैसे जाएगी। वहां तो सबकी नजरें सिर्फ उसी के ऊपर होंगी। इस बात पर कोनी का सारा गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। इतना कुछ झेलने के बाद अब वो हार मानने वाली नहीं थी। वो शादी को टालने से मना कर देती है और मार्क के साथ रोड ट्रिप पर चलने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि टिम और केंड्रा भी उनके साथ जाने वाले, जिनसे वो आजकल सबसे ज्यादा चिढ़ने लगी थी। अब मार्क केंड्रा को अपने पास वाली सीट पर पहले ही बैठा लेता है और कोनी को टिम के साथ पिछली सीट पर बैठना पड़ता है, जहां टिम का कुत्ता बार बार उसका मुंह चाटकर उसे पूरे रास्ते परेशान करता रहता है। रास्ते में मार्क जानबूझकर कार की तेज ब्रेक लगाता है, जिससे कोनी की कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। पहले से ही गुस्से में भरी कोनी के लिए अब चुप रहना मुश्किल हो जाता है और आज वो मार्क के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि वो जहाँ भी जाते हैं मार्क हमेशा उसे परेशान करके नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है। मार्क कहता है कि अगर उसे इतनी दिक्कत है तो फिर वो उससे शादी क्यों कर रही है। ये सुनकर कोनी एकदम से चुप हो जाती है और फिर कुछ नहीं कहती। मार्क अब गाड़ी को एक कॉफी शॉप के पास लाकर रोक देता है। यहाँ कोनी अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर रेस्ट रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद मार्क टिम और केंड्रा के साथ गाड़ी लेकर वहां से चल देता है और वो कोनी को साथ लेना भूल जाता है। केंड्रा को लगता है कि मार्क ने ऐसा जानबूझकर किया होगा, लेकिन मार्क कहता है कि वो आज सच में कोनी को साथ लेना भूल गया था। अब वो कोनी को वापस लेने के लिए जाता है तो कोनी बिना कुछ कहे कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर मार्क और केंड्रा दोनों को लगता है कि अब कोनी के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया है।
मार्क यहाँ से कार को जब कोनी के पेरेंट्स के घर के सामने रोकता है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि मार्क ने यहाँ आने के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। घर में कोनी के फादर पैट्रिक, उसकी माँ कैरोल और उसकी छोटी बहन एलेक्सा रहते थे। कोनी के पेरेंट्स का बर्ताव बहुत अजीब था। अपनी अजीब फैमिली की वजह से कोनी को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, इसलिए केंड्रा को छोड़कर कोनी का यहाँ कोई दोस्त नहीं था और वो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। जब रात हो जाती है तो कोनी के पेरेंट्स टिम के कमरे में घुस जाते हैं और कमरे के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मार्क इस पर हंसने लगता है, लेकिन वो देखता है कि कोनी अपने पेरेंट्स की इन हरकतों की वजह से रो रही थी। अब मार्क कमरे में कोनी की पसंद का एक स्लो म्यूजिक चला देता है और उसके पास लेटकर अपना हाथ उसके ऊपर रखकर सो जाता है। अगले दिन वो यहाँ से वापस आ जाते हैं। मार्क अब किचन में एक जासूसी कैमरा लगा देता है और जॉनी को फोन करके उससे किसी बारे में बात करने के लिए कहकर अपने फ्लैट में बुला लेता है। लेकिन जब वो आता है तो मार्क उसे कोनी के साथ छोड़कर 20 मिनट में ड्रिंक्स लाने के लिए कहकर फ्लैट से बाहर चला जाता है और बाहर एक कार में टिम के साथ बैठ जाता है, जो फोन में उस जासूसी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था। मार्क के जाते ही जॉनी अपनी जूते और पैंट उतारकर कोनी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन कोनी उसे अपने पास भी नहीं फटकने देती और तुरंत उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। जब वो नहीं मानता तो कोनी अपने कमरे में जाकर उसे अंदर से बंद कर लेती है। ये सब देखकर मार्क कार में रखी ड्रिंक्स लेकर फ्लैट के अंदर चला जाता है और कपड़े पहनने से पहले ही जॉनी को पकड़ लेता है। जॉनी को यहाँ बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वो एक बहुत ही वाहियात बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मार्क मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करके कोनी को दे देता है। एग्रीमेंट के मुताबिक शादी से पहले जो कुछ भी मार्क के पास है वो मार्क का ही रहेगा। इसे पढ़कर कोनी जॉनी को फोन करके बताती है। जॉनी समझ जाता है कि मार्क को उसकी $20 मिलियन की रकम शादी की तारीख से पहले मिलने की उम्मीद है, लेकिन जॉनी अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके पैसों को शादी के बाद तक के लिए टाल सकता था, इसलिए वो दोनों ही इस बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं। कोनी आज की रात अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गुजारने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसे मार्क का वो पेपर मिल जाता है जिस पर उसने बचपन में उसके लिए पोयम लिखी थी। इसे पढ़ने के बाद वो अपनी फ्रेंड के घर के लिए जाने लगती है। अब मार्क उसे परेशान करके गुस्सा दिलाने की एक आखिरी कोशिश करता है। वो टिम के साथ कुछ स्ट्रिपर लड़कियों को फ्लैट में बैचलर पार्टी के लिए ले आता है, लेकिन कोनी उससे कुछ नहीं कहती। वो साइन किया हुआ मैरिज एग्रीमेंट उसे देखकर वहां से चली जाती है, लेकिन बाहर आकर वो रोती हुई वहां से जाती है। उसके जाते ही मार्क भी उन लड़कियों को टिम के साथ छोड़कर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन चर्च में मार्क और कोनी की शादी की पूरी तैयारी होती है। उनके सभी दोस्त और रिश्तेदार भी चर्च में मौजूद होते हैं। तभी मार्क को पता चलता है कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसका $20 मिलियन का पेमेंट अटक गया है और अब इसमें 2-4 दिन और लगेंगे। मतलब साफ था कि जॉनी ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके पेमेंट रुकवा दिया था, क्योंकि मैरिज एग्रीमेंट के मुताबिक अगर पेमेंट शादी से पहले आ जाता तो उसमें से कोनी को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती। अब कोनी अपने फादर पैट्रिक के साथ उसी ग्रीन कलर की ड्रेस में चर्च के अंदर आती है। शादी कराने वाला पादरी सबसे पहले मार्क से पूछता है कि क्या वो कोनी को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। टिम और केंड्रा को लग रहा था कि वो शादी के लिए मना करेगा, लेकिन मार्क जरा सी भी देर किए बिना हाँ कर देता है। इसके बाद जब कोनी से पूछा जाता है तो वो मना कर देती है। आज वो मार्क से सच बता देती है कि वो उससे उसकी दौलत के लिए प्यार कर रही थी। मार्क उसे बताता है कि वो ये बात पहले से जानता था, लेकिन वो उसे अपनी जिंदगी से जाने भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो उसे बचपन से बहुत प्यार करता है। अब वो उसे परेशान करने के लिए उससे माफी मांगता है। कोनी भी उससे माफी मांगती है। इसके बाद जॉनी उठकर कोनी के पास आता है और उसे ये बेवकूफी करने से मना करता है। वो कहता है कि उसके एक हाँ करते ही मार्क की आधी दौलत उनकी हो जाएगी। कोनी उसके ऊपर चिल्लाकर उसे तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद जॉनी वहाँ से चला जाता है। अब कोनी मार्क को उसकी अंगूठी लौटा देती है और आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड केंड्रा के कंधे पर सर रख देती है, जिसके बाद केंड्रा भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। कोनी की माँ कैरोल जब उसके पास आती है तो वो उसके ऊपर चिल्लाकर उसे भी यहाँ से जाने के लिए कह देती है। मार्क चर्च से निकलकर बाहर बेंच पर बैठ जाता है तो कैरोल उसके पास आकर कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी छोटी बेटी एलेक्सा के साथ डेट पर जा सकता है। मार्क अब समझ गया था कि ये दुनिया लुटेरों से भरी पड़ी है। इसके बाद मार्क और टिम एक शानदार स्पोर्ट्स कार में वहां से चले जाते हैं, जो उन्होंने अगले 3 महीने के लिए किराए पर ले ली थी। कोनी ने केंड्रा के साथ जो भी गलत किया था उसके लिए वो उससे माफी मांगती है। आखिर में मार्क की आवाज सुनाई देती है जो टिम से कहता है कि वो आज भी कोनी से ऐसे ही प्यार करता है जैसा बचपन से आज तक करता आया है और हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करता रहेगा। उसकी इस बात के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।